तो हिंदी व्याकरण को लेकर अक्सर एक सवाल मन में आता है, क्या इसके लिए पूरी की पूरी मोटी किताब रटनी पड़ेगी? और इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। सीटेट का पैटर्न मतलब बहुत स्मार्ट है। वो आपसे सीधे सीधे नियम नहीं पूछते। अच्छा। व्याकरण के सवाल आपको गद्यांश और पद्यांश के अंदर छिपे हुए मिलेंगे। इसलिए यहाँ हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क काम आता है। इसीलिए इस उलझन को सुलझाने के लिए हमने हिंदी व्याकरण के पूरे सिलेबस को 2 हिस्सों में बांटा है। आज हम बात करेंगे पार्ट 1 की, शब्द संरचना। इसमें हम उन 4 मास्टर कीज को समझेंगे जो किसी भी गद्यांश में छिपे शब्दों के ताले खोल सकती हैं। ये 4 कीज हैं: संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय और तत्सम तद्भव। और ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक तरह से हिंदी के शब्दों का डीएनए है। शब्दों का डीएनए? ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, अगर आप ये समझ गए तो आप शब्दों को रटेंगे नहीं, उन्हें डिकोड करना सीख जाएंगे। तो चलिए हिंदी शब्दों के इस डीएनए को डिकोड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे छोटी यूनिट की, जहां 2 अक्षर आपस में जुड़ते हैं, यानी संधि। सीधी सादी परिभाषा तो यही है कि 2 वर्णों के मेल से जो बदलाव होता है वो संधि है। पर इसका असल मतलब क्या है? इसका असल मतलब है आवाजों का मिलना। ये सिर्फ अक्षरों का जोड़ नहीं है। और सीटीटी में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं स्वर संधि से, जहां एक स्वर दूसरे स्वर से मिलता है। और इसके 5 प्रकार हैं, है ना? हाँ, इसके 5 प्रकार हैं जिन्हें समझना जरूरी है। ठीक है, तो पहले प्रकार से शुरू करते हैं, दीर्घ संधि। इसका नाम ही बताता है, दीर्घ यानी बड़ा। नियम कहता है कि जब 2 एक जैसे स्वर मिलते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं। जैसे अ प्लस अ, आ बन जाता है। बिल्कुल। उदाहरण है विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। अब देखिए, इसे सिर्फ एक नियम की तरह मत देखिए। जब गद्यांश में विद्यार्थी शब्द आता है तो इस नियम से आप उसे विद्या और अर्थी में तोड़ सकते हैं, मतलब विद्या को चाहने वाला। अच्छा। इसी तरह रविंद्र शब्द को आप रवि प्लस इंद्र में तोड़कर समझ सकते हैं कि इसका मतलब सूर्य जैसा इंद्र है। ये नियम आपको शब्दों की आत्मा तक ले जाता है। ये बात बहुत दिलचस्प है। अब दूसरे प्रकार पर आते हैं, गुण संधि। इसमें कहते हैं कि अ या आ के बाद अगर ई या ई आए तो ए बन जाता है। और ऊ या ऊ आए तो ओ बन जाता है। जैसे नर प्लस इंद्र से बना नरेंद्र। हाँ, और इसका एक बहुत ही खास उदाहरण है जो परीक्षाओं में अक्सर दिखता है। देव प्लस ऋषि से बना देवर्षि। देवर्षि। यहाँ अ और री मिलकर अर की ध्वनि बनाते हैं। ये गुण संधि का एक स्पेशल केस है। देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, इन सब में यही लॉजिक काम करता है। अच्छा, तो महर्षि यानी महा प्लस ऋषि, और सप्तर्षि मतलब सप्त प्लस ऋषि। इन सब में गुण संधि है। ये समझना वाकई जरूरी है। बिल्कुल। अब तीसरे प्रकार वृद्धि संधि पर आते हैं। इसमें भी नाम से ही जाहिर है, वृद्धि यानी मात्रा बढ़ जाएगी। ए या आई आए तो हमेशा बड़ा वाला ए बनेगा। और ओ या औ के मामले में ओ बनेगा, हमेशा ओ। जैसे 1 + 1 से एक और सदा प्लस एव से सदैव। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, हमेशा रिजल्ट बड़ा ही होगा। ये तो आसान है, लेकिन यण संधि मुझे हमेशा थोड़ी मुश्किल लगती है। इसमें ई ऊ के बाद कोई अलग स्वर आता है तो वो य या व में बदल जाते हैं। इसे पहचानने का एक आसान तरीका है। अच्छा। यण संधि वाले शब्दों में अक्सर आधे अक्षर के ठीक बाद य या व आता है। जैसे अति प्लस अधिक से बना अत्यधिक। देखिए, आधे त के बाद य है। हाँ, है तो। या फिर सु प्लस आगत से बना स्वागत, आधे सा के बाद वह है। ये एक विजुअल पहचान है। अरे वाह, ये ट्रिक तो बहुत काम की है। अत्यधिक, स्वागत, पर्यावरण, सब में आधे अक्षर के बाद य या व है। और वो पितृ प्लस आज्ञा वाला उदाहरण भी तो इसी का है, जिससे पित्राज्ञा बनता है। बिल्कुल, वो री का र में बदलना है, जो यण संधि का ही हिस्सा है। और 5वीं है अयादि संधि, जो थोड़ी अनोखी है। इसमें तो ए आए जैसी आवाजें बनती हैं, है ना? हाँ, आए आए, अव आव। जैसे ने प्लस अन से नयन, या पौ प्लस अक से पावक। आप शब्द को बोलकर ही इसे पहचान सकते हैं। तो ये तो हुई स्वर संधि की बात है। क्या व्यंजन और विसर्ग संधि को भी जल्दी से देख लेना चाहिए? हाँ, बस एक एक उदाहरण से। व्यंजन संधि में एक व्यंजन बदलता है। जैसे सत प्लस जन में त ज में बदलकर सज्जन बन जाता है। सज्जन। और विसर्ग संधि में विसर्ग मतलब वो 2 बिंदियां यस। बदलती हैं। जैसे मन प्लस हर बन जाता है मनोहर। ये दोनों शब्द गद्यांश में खूब मिलते हैं। तो संधि हमें दिखाती है कि कैसे अक्षर जुड़कर शब्दों को नया रूप और ध्वनि देते हैं। लेकिन क्या होता है जब पूरे के पूरे शब्द आपस में जुड़कर एक नया छोटा शब्द बना लेते हैं? यहीं पर एंट्री होती है समास की। समास का मतलब ही है संक्षिप्तीकरण या कंप्रेशन। कंप्रेशन। हाँ, ये शब्दों को जोड़ने की कला है जिससे भाषा में एक कसावट आती है। और इसकी भी कई प्रकार हैं। पहला है अव्ययी भाव समास।
इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है इसका पहला पद, जो अक्सर एक उपसर्ग होता है, जैसे यथा, प्रति, आ। और यही पहला पद पूरे शब्द का अर्थ तय करता है। जैसे यथाशक्ति। बिल्कुल, यथाशक्ति का मतलब है शक्ति के अनुसार। यहाँ यथा ही मुख्य है। प्रतिदिन मतलब हर दिन। ठीक है। इसके बाद है तत्पुरुष समास, जिसमें कहते हैं कि दूसरा पद प्रधान होता है और बीच में कारक चिन्ह छिपे होते हैं। बिल्कुल, इसे समझने के लिए शब्द को तोड़कर देखिए। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। हाँ, यहाँ पुत्र मुख्य है और का चिन्ह छिपा हुआ है। प्रयोगशाला यानी प्रयोग के लिए शाला, यहाँ शाला मुख्य है और के लिए छिपा हुआ है। आपको बस उस छिपे हुए शब्द को खोजना है। सही। अब आते हैं कर्मधारय समास पर। इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, यानी एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता है। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल। हाँ, या फिर एक पद दूसरे की उपमा होता है, जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। इसमें या तो है जो मिलेगा या के समान मिलेगा। यहाँ मुझे अपने स्कूल के दिन याद आते हैं। मैं द्वंद्व और द्विगु समास के नामों में हमेशा कंफ्यूज होती थी। ये कंफ्यूजन बहुत आम है। एक में संख्या होती है और एक में जोड़ा। इसे याद रखने का क्या कोई मजेदार तरीका है? बिल्कुल है। द्विगु में गु से गिनती याद रखिए। द्विगु का पहला पद हमेशा एक संख्या, एक नंबर होगा, जैसे चौराहा मतलब 4 राहों का समूह। द्विगु गिनती, ठीक है। और द्वंद्व का मतलब ही होता है युद्ध या जोड़ा, जिसमें दोनों पक्ष बराबर के हों, जैसे माता पिता। यहाँ माता और पिता दोनों बराबर हैं। इनके बीच में अक्सर वो योजक चिन्ह डैश भी लगा होता है। द्विगु में गिनती, द्वंद्व में जोड़ा, ये मैं अब कभी नहीं भूलूंगी। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी उलझन तो कहीं और है। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर कैसे करें? जैसे नीलकंठ शब्द है, इसका मतलब नीला है जो कंठ भी हो सकता है, तो ये कर्मधारय क्यों नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है और सीटीटी में यही कंफ्यूजन टेस्ट किया जाता है। अच्छा जी देखिए, जब हम कहते हैं नीला है जो कंठ, तो हम सिर्फ एक नीले गले की बात कर रहे हैं। ये हुआ कर्मधारय। लेकिन जैसे ही नीलकंठ का अर्थ शिव हो जाता है, मतलब कोई तीसरा ही अर्थ निकल आता है। बिल्कुल, जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं तो वो बहुव्रीहि बन जाता है। परीक्षा में अगर विकल्प में बहुव्रीहि है तो वही सही माना जाएगा। अच्छा, तो तीसरा और विशेष अर्थ ही बहुव्रीहि की असली पहचान है। तो फिर दशानन शब्द द्विगु क्यों नहीं है, जबकि उसमें 10 यानी 10 एक संख्या है? उसी लॉजिक से दशानन का मतलब 10 सिरों का समूह नहीं है। इसका एक ही विशेष मतलब है, रावण। रावण। क्योंकि ये एक तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए ये बहुव्रीहि है। अगर कोई शब्द सिर्फ एक समूह बताए, जैसे चौराहा, तो वो द्विगु है। लेकिन अगर वो किसी विशेष व्यक्ति का नाम बन जाए, जैसे दशानन या चतुर्भुज यानी विष्णु, तो वो बहुव्रीहि है। ये बिल्कुल साफ हो गया। तो हमने देखा कि अक्षर कैसे जुड़ते हैं और शब्द कैसे जुड़ते हैं। अब देखते हैं कि एक ही शब्द के शुरू या आखिर में कुछ जोड़कर उसके अर्थ को कैसे पूरी तरह बदला जा सकता है। यहाँ बात आती है उपसर्ग और प्रत्यय की। ये भाषा के, आप कह सकते हैं, मैजिक वर्ड्स हैं। मैजिक वर्ड्स। हाँ, उपसर्ग यानी प्रीफिक्स जो शब्द के शुरू में लगता है, और प्रत्यय यानी सफिक्स जो शब्द के अंत में लगता है। उपसर्गों की ताकत तो कमाल की है। जैसे एक शब्द है मान, अगर इसके आगे अप लगा दें तो बन जाता है अपमान, जिसका अर्थ बिल्कुल उल्टा है। सही। सम लगा दें तो सम्मान बन जाता है और अनु लगा दें तो अनुमान बन जाता है। एक ही मूल शब्द पर अर्थ कितने अलग। यही तो भाषा की खूबसूरती है। उपसर्ग शब्द को एक नया डायमेंशन दे देते हैं। जय के आगे परा लगा तो पराजय, कार के आगे उप लगा तो उपकार। गद्यांश में किसी शब्द का अर्थ समझने के लिए उसके उपसर्ग को पहचानना बहुत जरूरी है। और इसका उल्टा है प्रत्यय, जो शब्द के आखिर में लगता है। जैसे लिख में आई लगा तो लिखाई बन गया। हाँ, और प्रत्यय सिर्फ नए शब्द ही नहीं बनाते, वे कई बार शब्द का प्रकार भी बदल देते हैं। जैसे लिख एक क्रिया है, एक वर्ब है, लेकिन लिखाई एक संज्ञा है, नाउन। बिल्कुल। इसी तरह मीठा एक विशेषण है, पर आस प्रत्यय लगते ही मिठास एक भाववाचक संज्ञा बन जाती है। लेकिन मैंने सुना है कि एक प्रत्यय लगने पर शब्द में कुछ अजीब सा बदलाव आता है। जैसे समाज में एक लगने से सामाजिक नहीं सामाजिक बनता है। ऐसा क्यों? यह एक बहुत ही जरूरी नियम है। एक प्रत्यय जब किसी शब्द में जोड़ता है तो वह अक्सर शब्द के पहले स्वर को दीर्घ यानी बड़ा कर देता है। अच्छा। अ का आ हो जाता है, ई का ए हो जाता है। जैसे समाज प्लस एक सामाजिक, इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। हाँ। भूगोल प्लस एक भौगोलिक। ये एक सूक्ष्म नियम है जिस पर अक्सर प्रश्न बन सकता है। ये तो हुई शब्दों को बनाने और बदलने की बात, पर कई बार हिंदी में शब्द कहीं और से भी तो आते हैं जिनकी अपनी एक अलग पहचान होती है। बिल्कुल,
और यहीं पर हमारी चौथी और आखिरी की काम आती है, तत्सम और तद्भव। तत्सम तद्भव? हाँ, ये हमें शब्दों की फैमिली हिस्ट्री या कहें कि उनकी जड़ों के बारे में बताते हैं। तत्सम यानी तत् प्लस सम, उसके समान, मतलब संस्कृत के समान। ये वो शब्द हैं जो संस्कृत से बिना किसी बदलाव के सीधे हिंदी में आ गए हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, रात्रि, सूर्य, ये सुनने में ही थोड़े शुद्ध और साहित्यिक लगते हैं। और तद्भव यानी तत् प्लस भव, उससे उत्पन्न। ये वो शब्द हैं जो निकले तो संस्कृत से ही है, लेकिन समय के साथ आम बोलचाल की भाषा में ढलकर सरल हो गए हैं। जैसे अग्नि का सरल रूप है आग, क्षेत्र का खेत, रात्रि का रात और मयूर का मोर। तो क्या इन्हें पहचानने का कोई आसान तरीका है? गद्यांश में कैसे पता चलेगा? एक बहुत अच्छी ट्रिक है। तत्सम शब्दों में अक्सर संयुक्त अक्षर जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र या फिर री, श जैसे वर्णों का प्रयोग होता है। ये संस्कृत के वर्ण हैं। अच्छा। वहीं तद्भव शब्दों में ये मुश्किल वर्ण सरल हो जाते हैं। जैसे क्षेत्र का क्ष खेत के ख में बदल गया, रात्रि का त्र रात के त में बदल गया। और मैंने देखा है कि चंद्र बिंदु वाले शब्द जैसे चांद, गांव, सांप, ये सब हमेशा तद्भवी होते हैं। एकदम सही। चंद्र बिंदु तद्भव की पक्की पहचान है। तो मतलब गद्यांश में कोई कठिन संस्कृत जैसा शब्द दिखे जिसमें क्ष या त्र हो तो वो तत्सम होगा ज्यादातर। और अगर कोई सरल रोजमर्रा की बोलचाल का शब्द दिखे तो वो तद्भव हो सकता है। बहुत बढ़िया। तो आज हमने शब्द संरचना की उन 4 मास्टर कीज को समझा: संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय और तत्सम तद्भव, जो हमें शब्दों को डिकोड करने में मदद करती हैं। और सीटेट के लिए सबसे जरूरी बात यही है। हाँ, व्याकरण को रटने की बजाय जब भी आप कोई गद्यांश पढ़ें तो इन नियमों को शब्दों में खोजने की कोशिश करें। अगर अत्यधिक शब्द दिखे तो सोचें कि ये अति प्लस अधिक से बना है और इसमें यण संधि है। सही बात है। अगर रसोई घर दिखे तो समझें कि ये रसोई के लिए घर है और इसमें तत्पुरुष समास है। ये एक्टिव रीडिंग आपकी समझ को इतना गहरा कर देगी कि सवाल अपने आप हल होने लगेंगे। बिल्कुल, ये भाषा को उसके मूल रूप में समझना है, सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नियम याद करना नहीं। जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। सोचिए, एक ही मूल शब्द है हार, जिसका मतलब है पराजय, लेकिन इसी शब्द में अलग अलग उपसर्ग लगाकर प्र से प्रहार, आ से आहार और वी से विहार जैसे पूरी तरह से अलग अर्थ वाले शब्द बन जाते हैं। भाषा की ये बनावट कितनी रचनात्मक और अद्भुत है। नमस्कार।